नमस्कार दोस्तों, सिविल एग्जाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज होगी कौन सी 27 अप्रैल होगी, ठीक है। और 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स तो जी जो कि प्रीलिम्स यानी यूपीएससी प्लस ऑल स्टेट एग्जाम्स की प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है, ठीक है। और इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो कि रिवाइज के तौर पे भी होंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो सिविल एग्जाम स्टडी के साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज की पहली टॉपिक क्या है, ठीक है। तो पहली टॉपिक है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया देश की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन, ठीक है। तो जानते हैं इसके बारे में कि इस लैब का नाम जो मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स है, ठीक है। इसका नाम पूरा क्या है, तो मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है, किया है डीआरडीओ ने किया है, इस डीआरडीओ ने किया है। इस मोबाइल लैब की खास बात यह है कि इसमें हर रोज 1 से 2 हज़ार नमूनों की स्क्रीनिंग की जाएगी। कितनी? 1 से 2 हज़ार नमूनों की स्क्रीनिंग की जाएगी इसके तहत। कोरोना वायरस की जांच के लिए देश में अपनी तरह की, ठीक है, कोरोना वायरस की जांच के लिए देश में अपनी तरह की ये पहली लैब तैयार की गई है। देश की पहली मोबाइल लैब को सिर्फ 15 मिनट में तैयार किया गया है। कितने? मात्र 15 मिनट में इसको तैयार किया गया। और डीआरडीओ ने कोविड-19 की स्क्रीनिंग पर इस पर क्या है, रिसर्च के लिए यह लैब तैयार किया है, ठीक है। किसको? कोविड-19 की स्क्रीनिंग को और इस पर रिसर्च करने के लिए लैब तैयार किया गया है। अगला प्रश्न ये टॉपिक दिया है, प्रश्न टॉपिक नंबर 2 है कि राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ठीक है। तो अभी हाल ही 24 अक्टूबर को क्या मनाया गया है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में। तो देखते हैं, यानी राष्ट्रीय पंचायत दिवस में देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने चर्चा के दौरान कोरोना वायरस से लेकर गांवों के विकास और कार्यों पर सरपंचों और ग्राम प्रधानों से बात की क्या की किससे की सरपंचों और ग्राम प्रधानों से बात की। प्रत्येक साल 24 अप्रैल को पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया गया, ठीक है। कब बनाया गया इसको? 27 मार्च 2004 को पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया गया। भारत में प्रत्येक साल 24 अप्रैल को इस पंचायती यानी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य कारण संविधान यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, ठीक है। संशोधन के तहत इसको लाया गया था कब? 1992 में, लेकिन पूर्ण रूप से लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। अगली टॉपिक है कि चीन ने डब्ल्यूएचओ को $3 करोड़ की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है। किसने? चीन ने कही है। तो देखते हैं कि चीन ने कहा है कि कोरोना वायरस की वैश्विक महासंकट से निपटने हेतु डब्ल्यूएचओ को $3 करोड़ की अतिरिक्त राशि दान करेगा। इससे पहले चीन ने डब्ल्यूएचओ को $2 करोड़ दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो है गेंग शुआंग ने एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ पर कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सही से कदम नहीं उठाने और दूसरे देशों की करतूतों पर पर्दा डालने का आरोप लगाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है कि डब्ल्यूएचओ का रवैया पक्षपाती है और वह जो है चीन के पक्ष में झुका हुआ है, ठीक है। क्या कहें किसने कहा ये? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। अगले टॉपिक है 4 नंबर की सरकार का बड़ा फैसला, जुलाई 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बढ़ा हुआ डीए। कब तक नहीं मिलेगा? 2021 तक केंद्र कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बढ़ा हुआ डीए। तो देखते हैं कि सरकार ने अब 1 जुलाई 2021 को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में किसी भी नई बढ़ोतरी
तो अब सरकार 1 जुलाई 2021 को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में किसी भी बढ़ोतरी के साथ पिछली बढ़ोतरी के सभी बकाये के बारे में जो है विचार करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से यह जानकारी साझा की गई थी। लगातार बढ़ती हुई महंगाई की भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपने सभी सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली राशि महंगाई भत्ता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है कि सरकार द्वारा अपने सभी कर्मचारियों यानी सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली राशि महंगाई भत्ते का यानी भत्ता कहलाती है। इसी तरह महंगाई भत्ता यानी महंगाई राहत सरकारी पेंशनरों को दी जाने वाली क्या है, राशि है। अगला अपन देखिए राष्ट्रपति यानी टॉपिक है कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश को दी मंजूरी, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को होगी कड़ी सजा। ठीक है, तो कोरोना महामारी के संकट से निपटने के लिए सबसे आगे लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर पिछले दिनों हमले की कई घटनाएं सामने आई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने इन मामलों के खिलाफ विरोध भी जताया था। ऐसे में मोदी सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को गंभीर अपराध बताया था। क्या है कि दोषी पाए जाने वाले के लिए ठोस सजा का प्रावधान किया गया है। इसका आधार जो है हमले और उत्पीड़न की गंभीरता को बताते हुए सजा को 2 श्रेणियों में बांटा गया। यदि अपराध ज़्यादा गंभीर नहीं है तो सजा के तौर पर 3 महीने से 5 साल तक की कैद हो सकती है। 3 महीने से 5 साल तक के लिए क्या होता है, कैद हो सकती है। 6 नंबर दिया है कि ईरान ने अपने एक सैन्य उपग्रह नूर का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। कौन सा उपग्रह नूर है? तो देखते हैं इसकी ईरान के सरकारी टीवी ने यह घोषणा की है कि ईरान का पहला सैन्य उपग्रह जिसका नाम नूर है उसे केंद्रीय रेगिस्तान से 12 अप्रैल को सुबह सुबह छोड़ा गया था। इस बयान के अनुसार यह प्रक्षेपण सफल रहा और उपग्रह अपनी कक्षा में पहुंच गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लंबे समय से आशंका जताई है कि उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लंबी दूरी बैलिस्टिक तकनीक का उपयोग परमाणु हथियारों के प्रक्षेपण के लिए भी किया जा सकता है। तो किसने किया है? तो किया है ईरान ने। अगला टॉपिक है कोविड-19 के कारण दुनिया भर में कई जगह गंभीर भुखमरी हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार यह आया है रिपोर्ट कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने के विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य सुरक्षा का जो है तीव्र खाद्य सुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है। अर्थात महामारी में से दुनिया भर में भुखमरों की संख्या जो है 26.5 करोड़ पहुंच सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने जो है रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद चेतावनी देते हुए कहा कि इस साल वैश्विक स्तर पर भुखमरी का सामना करने वाले लोगों की संख्या दोगुनी हो सकती है। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि 55 देशों में 13.5 करोड़ लोग पिछले साल तीव्र खाद्य संकट या एक मुश्त मानवीय आपात स्थितियों में स्थित थे। अब देखते हैं अगली टॉपिक क्या है कि मशहूर रंगकर्मी उषा गांगुली का निधन। ठीक है, तो जानते हैं इनके बारे में कि उषा गांगुली ने बहुत ही नाटकों की प्रस्तुति दी। इसमें जो काशी महाभोज, रुदाली, कोर्ट मार्शल और अंतर कथा ये सब रायपुर सहित देश भर में हो चुके हैं। काशीनाथ सिंह के उपन्यास पर आधारित उनका बहुचर्चित नाटक काशी का 80 बहुचर्चित रहा। पूरे देश में इसका क्या है, मंचन हुआ था। तो क्या था, नाटक कर्मी थी। उषा गांगुली का जन्म 1945 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। उन्होंने 1976 में रंगकर्मी थिएटर के ग्रुप की स्थापना की जो अपने प्रोडक्शन
जैसे महाभोज, रुदाली कोर्ट मार्शल के लिए जानी जाती हैं। वे कलकत्ता में हिंदी रंगमंच का अभ्यास करने वाली एकमात्र थिएटर निर्देशक थी जो काफी हद तक बंगाली भाषी है। अगला टॉपिक ये है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा, 42वां 142वां स्थान पर रहा। तो देखते हैं कि इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में जो है 2 पायदान खींच कर कितना हो गया रैंकिंग। भारत जो है 180 देशों में से 142वें स्थान पर रहा। पिछले साल 140वें स्थान पर था। द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के मुताबिक भारत में 2019 में किसी भी पत्रकार की हत्या नहीं हुई और इस तरह देश के मीडिया के लिए सुरक्षा की स्थिति सुधार नजर आया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत साल 2017 में 136वें स्थान पर था और साल 2018 में 138वें पर था और साल 2019 में 2 अंक कम हो गया जो कि 140 पहुंच गया और अभी कितना हो गया है, 142वें स्थान पे हो गया है। इस सर्वेक्षण में कुल 180 देशों को शामिल किया गया था। इस साल भारत इस साल 180 देशों के समूह में से 2 स्थान नीचे उतरकर 142वें स्थान पर आ गया है। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, यानी कौन से 26 अप्रैल के करंट अफेयर्स का लास्ट होगा जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स और क्या है ऑल स्टेट सभी एग्जाम्स के स्टेट एग्जाम्स की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो देखते हैं कि जियो प्लेटफॉर्म की 9.99% हिस्सेदारी खरीदेगी फेसबुक। तो जानते हैं इसके बारे में कि जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो तमाम प्रकार की डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है। इसके लिए इसके ग्राहकों की संख्या 38.8 करोड़ से अधिक है। इसके जो है ग्राहकों की संख्या 38.8 करोड़ है। जियो और फेसबुक के बीच तालमेल से डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को हासिल करने में क्या होगी, मदद मिलेगी। इस समझौते के बाद फेसबुक के CEO मार्क जुकेरबर्ग ने क्या कहा कि मैं मुकेश अंबानी और पूरी जियो टीम को उनकी साझेदारी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। वहीं रिलायंस ने एक अलग बयान में कहा कि फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म पर क्या किया कहा कि वहीं रिलायंस ने एक अलग बयान में कहा कि फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म पर 4.62 लाख यानी 4.62 लाख करोड़ रुपए के प्री मनी एंटरप्राइज वैल्यू मानकर निवेश किया है। क्या किया है, मानकर निवेश किया है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देख रहे थे 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को यानी टॉपिक थे जो महत्वपूर्ण थी परीक्षा की दृष्टि से और जो यूपीएससी के प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। तो सिविल एग्जाम स्टडी के साथ बने रहने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।